कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। तो कल के टॉपिक से हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जी कल मैम। मोस्टली हमने कल जो है। कल आपने कहा था कि कुछ मतलब कि टिप्स वगैरह बताएंगे उस हवाले से, या कोई ऐसी चीज़ थी जो आपने कहा कि कल डिस्कस करते हैं। कि साबिर अली, आपका कोई क्वेश्चन है? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इशू है कोई जूम का, तो आप अपना क्वेश्चन करें। सर मैं ये कह रहा था कि कल आप लास्ट में मतलब कि कुछ बता रही थी टिप्स के अलग हवाले से, तो आपने कहा कोई मतलब मटेरियल वगैरह है, तो फिर टाइम पूरा हो गया था। जी, तो आप लोगों में से किसी ने प्रैक्टिस की थी कल और स्पीकिंग? सर फर्स्ट पार्ट की है लेकिन सेकंड की नहीं। सेकंड वो क्यू कार्ड है जो, उसकी नहीं की आप लोगों ने? नहीं सर। सर तो एक दो सेंटेंस के बाद माइंड जो है ना, ब्रेन स्टक हो जाता है, फिर आइडियाज जनरेट नहीं होते हैं, शायद लेक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। अच्छा, तो आपने इंट्रोडक्शन रेडी किया होगा अपना फर्स्ट पार्ट के लिए। हाँ जी सर बिल्कुल। जी, इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। ओके सर। एज अ एग्जामिनर अगर मैं आपको पूछता हूँ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, साबिर सर। जी सर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, और मुझे एक क्वेश्चन भी माइंड में आ रहा है, तो पहले मैं वो पूछ लेता हूँ कि मतलब कि बहुत सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट थे जिन्होंने आईएलटीएस दिया भी है, वो ये कहते हैं कि जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है वो मतलब कि पार्ट वन में इंक्लूड नहीं है। तो इस हवाले से कंफ्यूजन है कि अगर इंक्लूड नहीं है तो हम मतलब कि क्यों इस पे फोकस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन का ये मतलब होता है कि अगर आप उससे, वो आपसे फ्रेंडली होने के लिए ना, आपको कन्वर्सेशन के अंदर लाने के लिए, अगर आपको वो कहता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपका नाम और आपका जो अभी आप करते हैं, तो वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन कभी कभी वो अंदर इंक्लूड नहीं करते। एज अ इंट्रोडक्शन के लिए वो सवाल कुछ और शुरू करते हैं पूछना। ठीक है। और अगर वो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी, आवाज आ रही है। यस सर।
अच्छा, कभी कभी ना वो इंट्रोडक्शन के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाई डिड यू चूज योर स्टडी फील्ड, और व्हाई डिड कैन यू टेल मी अबाउट योर करंट स्टडीज। मतलब आप जो उनको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, तो आपकी कुछ ना कुछ उसमें से वो निकाल के ना आपको इंट्रोडक्शन के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब आप कहते हैं कि आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग डिग्री, तो वो कहते हैं कैन यू टेल मी अबाउट योर करंट स्टडीज, या व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड ऑफ स्टडीज। तो यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है, फिर यहाँ से आपके बैंड मार्क शुरू करते हैं वो। अगर आप कह रहे हैं कि मेरा नाम और मेरा जो स्टडी मैं बता रहा हूँ वो इंट्रोड्यू उन्होंने इंक्लूड नहीं करना, तो वो कभी कभी नहीं भी करते होते, या वो आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज योर डेली रूटीन लाइक। ठीक है, कुछ एग्जामिनर्स होते हैं जो इंट्रोडक्शन के लिए आपसे पूछ लेते हैं, तो कि आपको फैमिलियर करने के लिए कि आप मेरे साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन नॉर्मल सा पूछ लेते हैं, आपका नाम और ये वो। लेकिन अगर वो कुछ होते हैं कि वो स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं, व्हाट इज योर डेली रूटीन लाइक। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन को छोड़ते हैं, वो यहाँ से शुरू कर देते हैं व्हाट इज योर डेली रूटीन। ये भी इंटर पार्ट वन के क्वेश्चंस में आता है। ठीक है ना, तो होपफुली आपका आंसर हो गया होगा। जी सर, अगर हम फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस खुद को करवाते हैं, तो ऐसे हो सकता है कि हमारे इंट्रोडक्शन में ही वो मतलब कुछ क्वेश्चन निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं करंटली, कुछ कह रहे होते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं, तो फिर वो उस हिसाब से मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल, वहीं से फिर स्टार्ट होगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, आपको वो जब क्वेश्चन शुरू करेगा ना, वो जब खुद शुरू करेगा कि व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, आपने बताया कि मैंने ये स्टडी किया, तो आगे से वो क्वेश्चन करता है व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड ऑफ स्टडी। तो इसका मतलब आपका पार्ट वन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जी सर। बट कभी कभी वो ऐसे भी करते हैं कि आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि व्हाट इज योर डेली रूटीन विदाउट एनी नेम प्रोनाउंसिएशन, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। वो शुरू ही यहाँ से करता है कि व्हाट इज योर डेली रूटीन। ठीक है, वो टाइम पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितना टाइम होता है। ओके सर। जी सर, मैंने एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन जो है वो बनाया था, लेकिन प्रॉपर आयल्स के हवाले से नहीं है, लेकिन मैं वो दे देता हूँ ताकि आप मुझे फर्दर पता है कि मुझे चेंज करना चाहिए या इसी को ही आगे लेके चलना चाहिए। जी आप दें इंट्रोडक्शन। ओके सर। माय नेम इज साबिर अली, बट यू मे कॉल मी साबिर। आई डिड बैचलर डिग्री इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग from Mehran University, and I will pursue my master degree USA soon. Nowadays, I am preparing for IELTS exam and soon I will clear it. I choose to study in USA for international exposure. Right now, I am learning English spoken course from Alcode Guru. अब सर इंट्रोडक्शन में आपके मसला है, ये इंट्रोडक्शन है बहुत बड़ा ना। आप या तो अपना सिर्फ नाम बताएं और आपने जो पढ़ा हुआ है वो बताएं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो आपका पहले पूरा इंट्रोडक्शन सुने उसके बाद आपसे क्वेश्चन करे। ठीक है, अगर तो उसने कहा है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो फिर आपने ये इंट्रोडक्शन देना है 1 से 2 3 लाइन्स, मैक्सिमम 3 लाइन्स। ठीक है, आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन देना नहीं है उसको। ठीक है, तो अगर वो कहता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने फिर कहना है अपना नाम बता दें और अब जहाँ आप रहते हैं उससे, आई लिव इन फैसलाबाद, आई लिव इन लाहौर, ऐसे यहाँ ये बताएं। और साथ आप बता दें कि जी आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई डिग्री, बैचलर्स डिग्री। ठीक है, आप इतना बता के बस कर दें, क्योंकि उसने सवाल वहाँ से शुरू करने हैं कि व्हाई डिड यू चूज योर स्टडी, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन एट योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप वो यहाँ से शुरू करेगा, तो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन उसके माइंड में भी यही चल रहा होगा कि टाइम थोड़ा है, तो जल्दी जल्दी इसमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो 3 क्वेश्चंस वो शुरू करे। अच्छा सर, मतलब कि नाम बताना है होप और सो आपको। रिसेंटली जो डिग्री है, नाम बताना है सर अपना, रिसेंटली जो डिग्री किया है वो, और मैं कहाँ रहता हूँ, यहाँ तक करके मैं अपना एंड कर दूँ। यस, अच्छा, अगर आप बताते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ फैसलाबाद में, तो वो आगे से आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज इज फेमस इन योर सिटी। ठीक है, आपके सिटी में क्या सबसे ज्यादा फेमस चीज है। ठीक है, यहाँ से आपका भी स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि क्या, अक्सर कर देते हैं वो ऐसा कि आपके सिटी के बारे में पूछ लेते हैं कि फेमस क्या है, कितना जी जी। ये, इसके साथ साथ इर्द गिर्द कौन से सिटीज हैं, और कैपिटल है ये कि नहीं है, तो ऐसे सवाल। ठीक है। यस सर, एग्जैक्टली। थैंक यू सर। ठीक है मैम, तो अभी आप शुरू करें। थैंक यू सर। कल हमने पार्ट टू को जो है डिस्कस किया था। थोड़ा सा अब जो है मैं अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी प्रैक्टिस करें 1 to 1 अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी कोलीग के साथ।
जिनका गोल सिमिलर हो, वो भी आइल्स की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सेकंड आप टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं। उसके लिए आप जेमिनाई या चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन मॉडल्स को आपने एक प्रॉम्प्ट देना है, एक्ट एज आइल्स एग्जामिनर एंड आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड टू आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1, 2 and 3. Ask the question one by one, give me the correct version of my answers and highlight my mistakes and give me band at the end of the test. ठीक है, उसे हमने बताना है कि आप आइल्स एग्जामिनर की तरह हमसे बिहेव करो और हमें हमसे सारे क्वेश्चंस करो आइल्स स्पीकिंग के, लेकिन उनके जो करेक्ट वर्जन्स हैं वो भी हमें प्रोवाइड करो, और जो मिस्टेक्स हैं जैसे आर्टिकल्स की मिस्टेक्स हैं या प्रोनाउंसिएशन की कहीं मिस्टेक है वो भी हमें बताए, और लास्टली हमें जो है हमारे बैंड बता दें। ये आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें अपनी मिस्टेक्स पता होंगी कि मेरी जो मिस्टेक है वो प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक है या ग्रामर की मिस्टेक मैं करता हूँ, या मुझसे जो है सेंटेंसेस में जो है गड़बड़ होती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, जिनको मतलब कि जिनका सब चीज़ें ही उनकी अभी क्लियर नहीं होगी, उन्हें लगता होगा कि सारी चीज़ों में ही हम मतलब के वीक हैं। तो उनके लिए एक सोल्यूशन है, पहले तो आप ये जेमिनाई के साथ या इस तरह जो है आप उनके साथ प्रैक्टिस करें, और करेक्ट वर्जन जो ये मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करेंगे ना वो आपने लिखने हैं। मैं आपको शीट दिखाती हूँ, ये देखें। ओके, तो ये आपको अच्छे से विजिबल है। यस मैम। यहाँ पे देखिए, डिस्क्राइब अ सॉन्ग दैट हैज अ स्पेशल मीनिंग फॉर यू। लेट्स से कि ये आपका जो है पार्ट 2 का चैट जीपीटी ने आपसे क्वेश्चन किया और आपने उसे बोला और उसने आपको एक करेक्ट वर्जन दिया। अब ये करेक्ट वर्जन को आपने क्या करना है, सबसे पहले आप तो इसे जो है वो नोटबुक पे जो यूजुअल हमारा टेक्स्ट की शीट होती है वहां पे लिख सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसे वर्ड के ऊपर पहले नहीं लिखना, क्योंकि वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बता देता है। जैसे ये है ना, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपने लिखना है, उसको टाइप करना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पेस्ट करने के बाद फिर आपने देखनी है कि आपने लिखने में कितनी मिस्टेक्स की। ठीक है, पहले इसको याद करना है, फिर इसे लिखना है। लिखने के बाद फिर आपको एक तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसका आपको फायदा होगा आपके राइटिंग में। और सेकंड, आप ये चीजें आपको पता चल जाएंगी कि हमारा बेस क्या है। उसके बाद वर्ड में आगे पेस्ट करें और यहाँ पे अपनी मिस्टेक्स को चेक करें। उसके बाद देखें, जैसे मैंने यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ना, आप लोगों ने ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना है। खास तौर पे वो लोग जो बहुत ही ज्यादा मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी मिस्टेक्स ज्यादा हैं, ये सबके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँ। तो इसके बाद यहाँ पेस्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट करनी है, जैसे सॉन्ग है तो सॉन्ग को हाईलाइट करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉन्ग 3 टाइम्स 4 टाइम्स सॉन्ग बोला है, देन मैंने इसे पीस ऑफ म्यूजिक बोला है, यानी उसके सिनोनिम्स अब मुझे पता चलेंगे कि सॉन्ग को मैं और किस तरह से और रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इसी तरह आई हर्ड एंड हेयरिंग एंड लिसन, ठीक है, ये अगेन सिनोनिम्स है। फिर मैं फीलिंग को डिस्कस कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस, फील रेडी एंड मोटिवेशन। ये सारी चीजें जो है मैंने हाईलाइट करनी है। तो इससे क्या होगा, ये सब चीजें करने से आपका जो माइंड है ना वो स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैंने ये बोलना है, टाइम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फीलिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें आपके माइंड में जो है खुद ब खुद पैटर्न बनना ना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक और एडिशनल वर्क करना है, जो भी न्यू वर्ड्स हो आप फर्स्ट टाइम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे स्पेलिंग के लिहाज से हो या ओवरऑल आपने फर्स्ट टाइम सुने हैं, जैसे ओपनिंग सेरेमनी। ठीक है, इसमें अब मेरी कोई मिस्टेक हुई होगी तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी। या बैक इन 2022, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि हम टाइम को बैक इन 2022 भी लिख सकते हैं। इसी तरह टच सूटेड। तो जितना चाहे सिंपल भी वर्ड्स हो, आप फर्स्ट टाइम से इस्तेमाल कर रहे हो, आपने वो लिखना है और उसे याद करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने अब
ये सारा मेमोराइज करना है। आपने सिर्फ 2 वीक्स के लिए ये प्रैक्टिस करनी है। हर रोज डेली आप प्रैक्टिस करोगे सिर्फ 1 क्वेश्चन, और फिर वो आपको आपका जब स्ट्रक्चर माइंड का बन जाएगा 2 वीक्स के बाद, फिर आप देखिएगा आपको खुद लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। जो टॉपिक आपसे पूछा जाए आप किसी भी टॉपिक पर जो है बोल सकते हो, और आपको आपकी जो मिस्टेक्स होंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो चुकी होंगी, सिनोनिम्स कैसे बोले जाते हैं वो आप लोग सीख चुके होंगे। और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पहले शुरू में तो हमें पता नहीं होता कि इज लगाना है अब यहाँ पे या आर लिखने हैं क्या, वो मिस्टेक्स भी आपकी इलिमिनेट हो जाएंगी। फिर जब आप एक लेवल पर पहुंच जाओगे, पहले तो आप खुद ही इसको छोड़ दोगे, लेकिन अगर आपने फिर भी प्रैक्टिस करनी है तो आपने कोशिश करना है कि इसको जो है ना रिड्यूस करें। सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स की जो प्रैक्टिस है ना, ये आपके लिए इनफ है। अच्छा, आप कहते हो कि मैं ना सारे जो आंसर्स हैं सबको मेमोराइज कर लूँ। अच्छा, आप सपोज करें आपका 15 डे है, 15 टॉपिक आपने याद किया, मेमोराइज किया। अब आप ये भी भूल चुके होंगे कि फर्स्ट टॉपिक मैंने कौन सा जो था याद किया था, वो भी आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे। टॉपिक का नेम, आंसर तो छोड़ो, टॉपिक का नेम ही आपको पता ही होगा कि मेरा फर्स्ट टॉपिक जो था वो कौन सा था। तो इस सारी एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपका माइंड जो है वो एक स्ट्रक्चर के लिए रेडी हो जाए, और फिर कुछ टाइम के बाद आपने इस एक्टिविटी को छोड़ देना है। अगर इसको फिर भी आप कंटिन्यू करोगे तो ये आपको नुकसान देगी, आपको फायदा नहीं होगा, इससे आपके बैंड जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, ये आपकी एक्टिविटी जब हो जाएगी, फिर नेक्स्ट आइडिया जनरेशन, ठीक है, वहां पे आ जाए। अब यहाँ पे देखें, वो हमसे कोई भी टॉपिक पूछते हैं कि आपके जो फेवरेट रेस्टोरेंट है या फेवरेट डिश आपकी कौन सी है, उस वक्त आपने वहाँ सोचना नहीं है अच्छा मेरा फेवरेट जो है, फेवरेट मेरी डिश कौन सी है, यहाँ पे मैं बिरयानी बोलूँ, पास्ता बोलूँ, नूडल बोलूँ, क्या मैं बोलूँ। वहां पर आपने ये नहीं सोचना, ये टॉपिक आपने पहले ही प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, आपने कैटेगरीज बना लेनी है क्वेश्चंस की ना। जैसे हम स्कूल में क्या करते थे कि एक ऐसे का स्ट्रक्चर हम याद कर लेते थे, और फिर जो भी टॉपिक आता था, अच्छा ये तो हमने बोलना लाजमी है, ठीक है, लेकिन हमने लॉजिकली इन क्वेश्चंस को जो है ना कैटेगरीज बनानी है। फिर वो वैसे नहीं बनानी जैसे जोक बना हुआ है कि स्टूडेंट का जो ऐसे होता है वो माय फादर होता है, और उसे जो याद होता है माय फ्रेंड होता है। फिर वो बोल रहा होता है कि वैसे तो मेरे बहुत से बाप हैं, लेकिन फलां शख्स मेरा बाप है। तो लॉजिकली आंसर मतलब आपके एक्यूरेट होने चाहिए, आपने ऐसे कैटेगरीज बना। तो वो कैसे करना है, अगर वो आपसे रेस्टोरेंट के बारे में पूछे या आपसे किसी फेवरेट फूड के बारे में पूछे, दोनों के लिए आपके जहन में वो डिश का नेम भी होना चाहिए, उसकी लोकेशन भी होनी चाहिए, एंड थर्ड उससे रिलेटेड जितनी भी वो कैबलरी है मैक्सिमम आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ लिखा, पहले रेस्टोरेंट को कैफे भी बोल सकते हैं, ठीक है, और फूड को मील डिश भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर जब आप इंग्रेडिएंट्स का वर्ड, सपोज करें आप फूड के ऊपर जो है आप बता रहे हैं उसको, बिरयानी मेरी फेवरेट फूड है, और आपको इंग्रेडिएंट्स बोलना ही नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में इसका इसका कैसे बोलूं कि इसमें कौन कौन से मसाले जो है वो ऐड किए जाते हैं, अब मुझे इंग्रेडिएंट्स का वर्ड ही नहीं पता चल रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके बैंड लोअर हो जाएंगे। लेकिन जैसे इंग्रेडिएंट्स का वर्ड जो कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट है इस क्वेश्चन से आप बोलोगे, आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि आपको 9 बैंड, ठीक है। तो रेलिवेंट जो है वो कैपिटली आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंग्रेडिएंट को फिर हम आपने कोशिश करनी कि उनके सिनोनिम्स जो है 2-3 सिनोनिम भी कर लें। इसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स या आइटम। सिमिलरली मीट है, मीट की जगह आप मटन बोल सकते हो, या और टाइप भी आप बोल सकते हो। इसी तरह स्पाइसेस, स्पाइसेस को हर्ब, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, कुकिंग मेथड, ये वर्ड, ये देखें जितने भी है ना ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। वर्जन्स, कि इसके बहुत से वर्जन होते हैं, वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। इसको अगर आप स्टाइल बोलेंगे ना, स्टाइल, स्टाइल जो है फिर एक बहुत ज्यादा हाई वोकैबुलरी है, इसमें 9 बैंड वाली, आप इसको समझ लें। लो फ्लेम पे उसे पकाना है, ये डिलीशियस है। माउथ वाटरिंग बोलेंगे, अगेन ये फिर
एक लेवल इंक्रीज, मतलब कि ए लेवल की वोकैबुलरी है। टेस्टी बोल सकते हैं, रिच इन फ्लेवर, और आगे भी सिनोनिम ऐसे बोल सकते हैं। इसी तरह एल्डर हमारा ब्रदर है, तो आपके पास अब टॉपिक है कि आप फ्रेंड के ऊपर भी सेम बोल सकते हो, और बेस्ट आपका जो पर्सन है, जो काइंड पर्सन है, वो सिमिलर चीजें आप बोल सकते हो, सेम वोकैबुलरी यूज कर सकते हो। तो आपने टॉपिक इस तरह कैटेगरीज के हिसाब से आपने बनाने हैं, और कोशिश करनी है कि जितने मैक्सिमम कैटेगरीज को आप टच कर पाए, कम से कम एक एग्जांपल आपके पास हर किसी की होनी चाहिए कि अच्छा, मेरा जब फेवरेट फ्रेंड होगा ना, तो मैं इसका नाम बोलूंगा, ये मेरा फेवरेट फ्रेंड है। ठीक है, जब वो मुझसे मेरी फेवरेट एक्टिविटी पूछेंगे तो फिर मैं ये बताऊंगा, ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। जब वो मुझसे मेरा फेवरेट स्पोर्ट पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, उस वक्त मैं कंफ्यूज नहीं होगा कि क्रिकेट बोलो यहाँ पे, हॉकी बोलो, मुझे किसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मैंने तो कभी कोई स्पोर्ट खेला ही नहीं। तो इस तरह की कंफ्यूजन में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले से ही प्रोएक्टिव होके फिर आपने जाना है। आपने जब बुकिंग करनी है टेस्ट की, पहले आपने एनालाइज करना है कि क्या मैं इतना प्रिपेयर हूँ या नहीं। ओके, तो ये वो चीजें हैं जो आपका बैंड जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। आप बेस पे ना आ रहे हैं कि मेरे 6 आ जाएं, ठीक है, 7 आ जाएं, 8 है, ठीक है, उतना तो हम बेस तो हम कर ही लेते हैं। आप हमेशा कोशिश करें कि आपके बैंड जो है वो इंक्रीज हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, उनके लिए क्या है, उनके लिए आपने टिप एंड ट्रिक्स इस तरह की जो है वो इस्तेमाल करनी है। अच्छा, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ और भी टिप्स मैं ये शेयर कर देती हूँ कि आप बाकी कैटेगरीज में सिमिलर टिप्स जो हैं आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये रीडिंग का सेक्शन है, ये थोड़ा ना डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैंने ये पूरी एक एक्सेल की शीट बनाई है, जो भी आंसर मेरा रॉन्ग होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। जो पॉइंट इसमें मुझे कंफ्यूजन था या समझ नहीं आया क्यों रॉन्ग हुआ, वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। जैसे यहाँ पे था सॉल्यूशन टू द इश्यूज ऑफ टुडे, ठीक है, ये एक मैचिंग हेडिंग का क्वेश्चन था। अब मैंने ये रॉन्ग किया होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, उसका आंसर किया अंडर द करंट प्रेशर टू इम्प्रूव ऑटोमोटिव परफॉर्मेंस। ठीक है, ये इस तरह डिफिकल्ट तरह का वहाँ पे रीडिंग होगी, तो ये मैंने हाईलाइट कर दी है। ठीक है, टुडे को उन्होंने लिखा है करंट, एंड इशू, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है इम्प्रूव। इम्प्रूव किसको किया जाता है, किसी प्रॉब्लम को ही, किसी इशू को ही इम्प्रूव किया जाता है ना, वो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है। तो आप रीडिंग में ऐसे कर सकते हो, और साथ में ही मोटिवेशन के लिए आप यहाँ पे ना वो भी लिख सकते हो, अपनी डेट भी लिख सकते हो कि हाँ, मैंने ये मिस्टेक इस डेट को की थी, इसका मतलब मैं हर महीने रेगुलरली कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। नेक्स्ट, कंफ्यूजन वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, उनका अलग पेज बना लें। ठीक है, जिससे 13 और 30 में हम, 15 और 50 में जो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और इंक्वायरी आई और ई में बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, एंटर, सेंटर और सेंटर, ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है। इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको करती हैं। या इस तरह सिंपल से वर्ड हैं जैसे समर, स्प्रिंग, ये सिंपल वाले वर्ड्स में अगर आप इनमें भी मिस्टेक करते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। अच्छा, नेम्स वाला जो लिसनिंग का मेरा जो मतलब सेशन है ना, बहुत ज्यादा रॉन्ग होता था। फिर मैंने क्या किया कि नेम लिखना स्टार्ट कर दिया। अब जो है अंग्रेजों के नेम मेरे लिए इतने अनफिमिलियर नहीं है, और अब मुझे पता होता है जोन्स की क्या स्पेलिंग है, जेनी की क्या स्पेलिंग है, जैक की क्या स्पेलिंग है। अच्छा, इसी तरह हाइफन वाले, अच्छा, वर्ड्स लिमिट में सम टाइम ना वो वर्ड बोल रहा होता है दो, और जो हमें लिमिट दी हुई होती है वो 1 की होती है, तो तब हम क्या करते हैं, इस तरह ये हाइफन लगा के, डैश लगा के हम उसको जो है 1 वर्ड बना लेते हैं। जैसे वंस इन अ लाइफ टाइम, देखो तो ये 4 वर्ड्स हैं, लेकिन हम इसको 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैंने वोकेबलरी यहाँ पे बनाई हुई है कि लिसनिंग में तो मैंने बहुत ज्यादा वोकेबलरी बनाई है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में मुझे सीखने को मिला, तो जो भी मिस्टेक होती थी फिर मैं उनके सिनोनिम्स लिख लेती थी। और मैं, ये आप लोगों ने कभी भी कोशिश नहीं करनी कि अच्छा हर न्यू वर्ड आ रहा ना, अब मैं उसको लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ और फिर मैं उसके सिनोनिम याद कर लूंगी और फिर उसकी स्पेलिंग भी याद कर लूंगी। ऐसे नहीं करना, आपका माइंड इस तरह वर्क नहीं करता। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है आपने उसे प्रोसेस करने को नहीं देनी, तो आप क्या होगा, बर्न आउट हो जाओगे।
ठीक है, आपका जहन कहेगा अब बस आप गिव अप कर दो, तो आपने ऐसा नहीं करना। जो मिस्टेक हो सिर्फ वही आपने लिखनी है, और अगर 1 डे के अंदर आप 4 से 5 जो है वर्ड्स जो याद कर लें, इतने ही काफी हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए टिप्स हैं कि आपके जो बैंड्स हैं वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, अब हम अपने पार्ट 3 को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। Yes, ma'am, I do have one question. यस प्लीज। Can you give a please a little overview के पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री की जो लाइंस का आंसर है वो कितनी लाइंस में होना चाहिए? ओके, टोटल हमारे पास होते हैं एग्जामिनर के पास होते हैं 11 to 14 वर्ड्स। ठीक है, कभी वो हमसे जल्दी टेस्ट भी कंप्लीट कर सकता है, कभी हमें पूरे 14 मिनट्स तक ना वो टेस्ट जो है कंटिन्यू करता है। अच्छा, 4 to 5 मिनट्स उसके पास होते हैं पार्ट 1 के लिए। ठीक है, उसने क्वेश्चन पूछने होते हैं हमसे, उसके पास रेंज होती है 4 से 8 क्वेश्चन उसने पूछने होते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट पार्ट में हम जो आंसर बहुत ही लॉन्ग देंगे, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो हमसे सारे क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने कोशिश करनी है कि फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो ना, वो 20 to 25 के अंदर हो। ठीक है, ताकि हमने अपने एग्जामिनर को भी जो है ना गुड फील कराना है, उसे इजी फील कराना है कि हाँ हमें मालूम है कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इतने टाइम लिमिट के अंदर ही हमने आंसर दिया है। ठीक है, ये एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन होगा और आप 9 बैंड की तरफ आप चले जाओगे जब आप 20 से 25 मिनट सेकंड्स के अंदर जो है ना क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 के क्वेश्चंस का आंसर करोगे, ईच क्वेश्चन का। अच्छा, और सेकंड बात ये है, अब कुछ स्टूडेंट जो है बहुत स्पीडी बोलते हैं और कुछ बहुत स्लो बोलते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 to 5 के दरमियान ही ना हमने आंसर करना है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिर भी आपने टाइम पे देखना है कि 20 सेकेंड्स के अंदर ना मैं कितने सेंटेंसेस बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। और सेकंड पार्ट में तो आपको पता है वो 2 मिनट्स ही आपको दिए जाएंगे, लेकिन थर्ड पार्ट में जो है ना वो हमने कोशिश करनी है कि सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर ही हम अपना आंसर जो है प्रोवाइड करें। अगेन एग्जामिनर पर ये हमारा अच्छा इंप्रेशन होगा कि हमें पता है कि इस पार्ट के लिए कितना टाइम लिमिटेशन ज्यादा कितनी है। ठीक है, हम इस बात से अवेयर हैं। जितना इजी आप एग्जामिनर को फील करवाएंगे उतना अच्छे वो आपको बैंड्स देंगे। ठीक है, और तीसरा, आपको आपको जब टाइम लिमिट पता होगी ना, तो आप अपने आंसर को ऐसे ही मतलब के ऑर्गेनाइज करोगे कि स्टार्ट इतना मैंने लेना है, फिर मिड पार्ट इतना लेना है, एंड लास्ट अच्छा आप मैंने अपने आंसर को जो है ना कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। तो ये स्ट्रक्चर आप पूरा फॉलो करो। तो आई थिंक आपका आंसर एड्रेस हो चुका होगा। जी जी मैम, बस इसमें ये है कंफ्यूजन कि मतलब जो पार्ट वन के क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने 20 सेकेंड्स बोलना है, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि जो पार्ट थ्री के क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा सा ज्यादा बोलना है एज जी कम्पेयर 30 टू पार्ट वन। यस 30 सेकेंड्स हैं। और लेकिन आप ये भी देखें ना कि एग्जामिनर ने भी तो आपसे क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन करने के लिए उसको भी तो 5 to 7 सेकेंड यू कैन से उसे भी तो चाहिए ना क्वेश्चन बोलने के लिए, आप उस बात को भी ना भूले ना। जी ठीक है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पार्ट वन एंड पार्ट थ्री वो वेरी करते हैं या फिर एक फिक्स्ड होता है कि पार्ट वन में इतने ही होंगे पार्ट थ्री में इतने ही होंगे? नहीं, एग्जामिनर के पास होते हैं पार्ट 1 में 8 क्वेश्चन। ठीक है, उसके पास होते हैं 4 to 5 मिनट्स, उनमें वो जितने क्वेश्चन करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटली हम कितने, क्या हम लेंथी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं या नहीं, वो उसके पास मतलब कि रिलैक्सेशन होती है। मिनिमम उसने फोर फोर क्वेश्चन तो हमसे पूछने होते हैं, और मैक्सिमम वो 8 पूछ सकता है बस। और पार्ट 3 में भी उसके पास 8 ही क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम उसमें 4 करने ही करने होते हैं, और जो मैक्सिमम जो है वो 8 करता है, लेकिन यूजुअली जो देखा गया है वो 6 क्वेश्चन करते हैं पार्ट 3 में। ओके मैम, आई एम गेटिंग, थैंक यू। वेलकम। तो पार्ट 3 है, यहाँ पर इंटरेक्टिव स्पीकिंग होती है, यहाँ पर सिंपल आंसर नहीं होते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कैफे में बैठ के दो स्टूडेंट आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, लाइब्रेरी में किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरा ये फेवरेट है, तुम्हारा क्या है।
तो इंटरेक्टिव स्पीकिंग होती है, इसमें हमने रीजन बतानी होती है। पार्ट 1 होता है ना, उसमें हमारे लिए पर्सनल क्वेश्चन होते हैं कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, हमारे अपने सेल्फ से रिलेटेड होते हैं। लेकिन पार्ट 3 में टॉपिक सेम ही होता है, लेकिन वो जनरल ओवरऑल क्वेश्चंस जो है हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने रीजंस बताना हमारे लिए लाजिम होता है। अच्छा, पार्ट 3 में क्या टेस्ट करते हैं? टेस्ट योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड जस्टिफाई ओपिनियन। ठीक है, आप जो भी आंसर प्रोवाइड करोगे उसको आपने जस्टिफाई भी करना है, उसकी रीजन भी बतानी है। ऐसे नहीं कि अच्छा मुझे बिरयानी पसंद है, लेकिन आपने ये लाजमी बताना है कि आपको बिरयानी क्यों पसंद है, स्पाइसेस की वजह से पसंद है, उसके फ्लेवर है या उसका कलर ऐसा है, ये आपने बताना है। टू एनालाइज, आप किसी चीज को एनालाइज कर सकते हो या नहीं। डिस्कस, क्या आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हो या नहीं। या प्रेजेंट हाइपोथेसिस, अब कोई क्वेश्चन है आपको उसके बारे में नहीं पता, आप कहते हो मुझे देखो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अपना हाइपोथेसिस बता सकता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले कहीं जाने का, किसी ट्रिप पे जाने का, तो मैं फलां कंट्री सिलेक्ट करूंगा, या मुझे ये स्पोर्ट खेलने का मौका मिले तो मैं यूं करूंगा वैसे करूंगा। ठीक है, तो अपना हाइपोथेसिस भी बताना था। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ऐसी ऐसी चीज जिसका कोई सबूत ना हो, जो कि जिसका कोई फैक्ट ना हो, पीछे कोई डाटा ना हो, हम अपनी तरफ से ही हमने सोच लिया हो, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। अच्छा, इसमें अगेन 4 to 8 इंटरेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, कि वो हमसे कितने क्वेश्चन करता है, कितना टाइम उसके पास रहता है तो वो क्वेश्चन करता है। अगेन इसमें 4 to 5 मिनट्स का ही सिर्फ ये टेस्ट होता है। हर आंसर हमने कोशिश करना है 30 सेकेंड्स के अंदर हमने प्रोवाइड करना है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटेड होते हैं उस टॉपिक से जो उसने पार्ट 2 में हमसे डिस्कशन किया होता है। लेट्स से हमारा पार्ट 2 जो है वो ट्रिप से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट में वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। अच्छा, ये चीज कंपल्सरी नहीं है, सम टाइम वो कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे एक हमारे कैंडिडेट थे, उनसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने, आप सपोज करें क्रिकेट के लिहाज से पूछा, देन वो फूड की तरफ मूव हो गए, देन वो सोशल इशू की तरफ मूव हो गए, तो आपसे टोटली डिफरेंट क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। अच्छा, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये जो है डिफिकल्ट पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी ये डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता, ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने बैंड को हाई कैसे कर सकते हैं। अब देखें, फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है और सेकंड पार्ट, उन दोनों में एग्जामिनर जो है वो हमारी बेस चेक करता है। अच्छा, इसकी बेस जो है वो 6 बैंड की है, 7 बैंड की है, ये 8 बैंड की है। ठीक है, इसलिए वो दोनों पार्ट जो है कंपैरेटिवली थोड़े हमारे लिए आसान होते हैं। लेकिन थर्ड पार्ट में एग्जामिनर कोशिश करता है कि आपको हायर बैंड दे, आपको मजीद टेस्ट करें। ठीक है, आपकी लिमिटेशन क्या है, आपका बेस लेवल तो ठीक है 7 है या 8 है, अब आपको क्या उसे 9 आपका बैंड देना चाहिए या 8 ही उसे करना चाहिए आपका बैंड। ठीक है, थर्ड पार्ट में वो ये डिसाइड करता है। तो जो हमारा थर्ड पार्ट होता है, इसने इसमें हमने एग्जामिनर को हमने क्या कहते हैं, इम्प्रेस इम्प्रेस करना होता है इसमें। अच्छा, और एग्जामिनर इसमें इनकरेज करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा दो। ठीक है, अच्छा, अब पार्ट 3 में हमने करना क्या होता है, वो हमसे बिल्कुल जनरल टॉपिक पूछता है। वो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम बहुत ज्यादा मतलब कि इतना डिटेल आंसर दें कि हम उसे बताना शुरू कर दें कि इंजन जो है वो कैसे काम करता है, पहले कैसे फ्यूल उसमें डलता है, फिर कौन सा पार्ट जो है उसका एक्टिव होता है, फिर क्या होता है, फिर आग कैसे जलती है, फिर कैसे पावर जनरेट होती है। तो ये सारी चीजें वो नहीं पूछता, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पूछता है, और वो एक्सपेक्ट भी करता है कि हम उसे जनरल आंसर दें। अच्छा, इसमें करना क्या होता है, वो हमसे हमारे ओपिनियन के बारे में पूछता है, एग्री डिसएग्री पूछता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछ सकता है, रीजंस हो सकता है वो हमसे पूछे कि व्हाई क्रिकेट इज एन इम्पोर्टेंट क्रिकेट इज एन इम्पोर्टेंट स्पोर्ट नाउअडेज, व्हाई। ठीक है, रीजन भी डायरेक्टली हमसे पूछ सकता है, और एग्जाम्पल्स हम वो ये भी कहेगा कि आप एग्जाम्पल कोई प्रोवाइड करें इससे रिलेटेड।
अच्छा, कोई सिचुएशन जो आपकी कंट्री में हो, ट्रैफिक पूछ सकता है, ठीक है, पोल्यूशन पूछ सकता है, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक गोल भी पूछ सकता है कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान है, क्या आपको लगता है कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या एआई का क्या फ्यूचर है। इस तरह के जनरल टॉपिक्स होंगे, या इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, कि जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं या मॉर्निंग वॉक है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लगता है, इस पर डिस्कस करें। आस्किंग द क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेन, अच्छा, सजेशंस, सॉल्यूशंस, ठीक है, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, दो चीजों को वो आपसे कह सकता है कि ये दो चीजें हैं, अब इनको आप कंपेयर करो, इन दोनों में से आपको क्या अच्छा लगता है, कि साइकिल जो है वो बेहतर है या कार जो है वो बेहतर है, दोनों की क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस, तो इस टाइप के जो है वो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ मैम, क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको शीट शो की गई है, डू यू थिंक डॉक्टर्स शुड बी पेड वेल, ठीक है, इस तरह का वो आपसे रीजन पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स को जो है वो अच्छा पैकेज देना चाहिए या नहीं। अच्छा, अब इसका भी आप स्ट्रक्चर देखें, जैसे राइटिंग का स्ट्रक्चर है, बोलने का भी स्ट्रक्चर है, जब आपको पता है ना 30 सेकेंड्स के अंदर मुझे आंसर करना है, तो आपको फिर क्या करना होगा, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे यस आई बिलीव दैट, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन है, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है कि जो उसने क्वेश्चन पूछा आप उसी को पैराफ्रेज करो। सेकंड, उसी क्वेश्चन को ही आपने जो वजह बताई है उसको एक्सप्लेन करना है, द मेन रीजन बिहाइंड इट इज दैट, फिर आगे जो भी आपकी वजह है वो बोल दें। थर्डली, आपने एग्जांपल बतानी है, फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू एन एग्जांपल अबाउट इट, इस तरह आप लंबा भी इसको कर सकते हैं, या शॉर्टली फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। एंड लास्टली, दस आई स्पोर्ट दिस स्पोर्ट, दिस प्रोफेशन, ये जो भी आप लिख सकते हैं, या देयर, इस तरह की आपने जो है एक स्ट्रक्चर बताना है। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे ना, लेट से कि आपने 30 सेकेंड में टॉपिक, सेंटेंस और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ही वो आपने कर दिया, उसके बाद जो आपका एग्जामिनर है ना वो आपको इंटरप्ट करेगा, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, तो अब क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे, अब आपके जहन में होगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो इतनी अच्छी एग्जाम्पल थी मेरे जहन में, एग्जामिनर ने मुझे बोलने ही नहीं दी, मुझे मेरा आंसर जो है वो कंक्लूड करने ही नहीं दिया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा शेक हो जाएगा, आप थोड़े डिस्टर्ब हो जाओगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर ही नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो अगर आपका जो आंसर करने का टाइम है वो 30 सेकेंड से ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा कम करें, 30 सेकेंड्स के अंदर ही आप उसको लेकर आए, ठीक है, ताकि आपको भी पता हो कि अब मेरे क्वेश्चन का स्टार्ट है, फिर मिड है, एंड देन उसका एंड है। एग्जामिनर को भी पता होगा ये स्टार्ट कर रहा है, फिर एक्सप्लेन करेगा, और फिर एग्जाम्पल, और फिर कंक्लूजन। ओके, अभी इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस पार्ट में हमने बहुत ज्यादा वोकेबलरी कोशिश करनी है, बहुत ज्यादा वोकेबलरी इस्तेमाल करें, रेलिवेंट करें, क्योंकि इस पार्ट में उसने हमें हायर बैंड देने हैं, और उसने टेस्ट भी यही करना है कि हमारी वोकेबलरी कैसी है, तो उसके लिए आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करें और उससे रिलेटेड जितनी भी मतलब कि आप वोकेबलरी जो है वो कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप वो लिखें, जैसे मैंने अभी आपको एक्सेल की शीट जो है वो शो की थी, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी आपके लिए। अगेन थर्ड पार्ट में लिंकिंग वर्ड इज द की इन द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको जरूरत है और आपको इस्तेमाल भी करने चाहिए लिंकिंग वर्ड्स, ठीक है, इसके बगैर आप इस पार्ट में अच्छे बैंड नहीं ले सकते, तो आपने कोशिश करनी है कि आप लिंकिंग वर्ड्स को इस्तेमाल करें, और जो हमारे फिलर वर्ड्स हैं जैसे ये हैं, इनको रिप्लेस कर दें आप लिंकिंग वर्ड्स के साथ ना, एक तो आपकी ये डेफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड सेकंड आपके बैंड भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो सीक्वेंस के लिए या ऑर्डर के लिए, नंबर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, टू बिगिन विद, आपने ये नहीं बोलना हूँ बोलने की बजाय आप लिख रहे टू बिगिन, अगर आप कोई टॉपिक सोच रहे हैं तो इतने में आप ये बोल सकते हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली बोल सकते हैं। ओपिनियन के लिए, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर आपका ओपिनियन पूछे, जैसे अभी डॉक्टर वाले क्वेश्चन में उसने ओपिनियन पूछा था,
तो आप टू बी ऑनेस्ट बेसिकली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस तरह की वर्ड्स बोलने के बाद आप अपना ओपिनियन पेश कर सकते हैं। अगर जहाँ कंपैरिजन करना हो, जैसे हमने कार का और बाइसाइकिल का किया था, तो ऑन दी वन हैंड ऑन दी अदर हैंड इफ आई कंपेयर इट विद डैश डैश इन कंट्रास्ट टू वाई, तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं आपने ये सिंपल से छोटे छोटे वर्ड्स हैं लिंकिंग वर्ड्स, इनका इस्तेमाल करें। अच्छा, आप एक आंसर देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स, जो भी उसने क्वेश्चन किया था मैंने ऑफ कोर्स बोल दिया। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेंटली चैलेंजिंग एंड स्ट्रेसफुल जॉब इन दी वर्ल्ड, ये मैंने टॉपिक सेंटेंस उसको बोल दिया। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया है और फिर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ कोविड पेंडेमिक की, और फाइनली फिर मैंने उसको अपने आंसर को कंक्लूड भी किया था। ठीक है, ये एक एक तरह का मॉडल आंसर है। अच्छा, अगेन कुछ और जैसे लिंकिंग वर्ड्स हैं एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल सच एज अ क्लासिकल एग्जाम्पल इज दैट, ये लिंकिंग वर्ड्स जो है ना बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि लेट मी कोड एन एग्जाम्पल फॉर यू, इस तरह भी मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, ये सिंपली बोल सकती हूँ फॉर इंस्टेंस, दोनों का सेम ही मतलब है। जनरल बोलने के लिए आप जनरली बोल सकती हो, इट इज ऑफन सेड दैट, ब्रॉडली स्पीकिंग, इस तरह के। और कंक्लूजन के लिए एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, दस, इन द एंड, टू कंक्लूड दिस, आई वुड लाइक टू से दैट, फाइनली, इस तरह के वर्ड्स जो हैं आप बोल सकते हैं। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि वट डू आई डू इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सुनने में ही नहीं सुन पाए उसको क्लियरली, या आपको समझ ही नहीं आया, तो आपने घबराना नहीं है। पहले क्या करना है, आस्क एग्जामिनर टू रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, उसे कह दें कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज, इस तरह बोल दें। कैन यू एक्सप्लेन कोई भी जैसे वर्ड है, जैसे कुजीन है, आप बोलते हैं कैन यू एक्सप्लेन द वर्ड कुजीन, कि आपको कुजीन का वर्ड जो बोला है ना, मुझे उसका सही मतलब नहीं पता। तो एग्जामिनर क्या करेगा, या तो वो एक्सप्लेन कर देगा थोड़ा सा, या फिर वो सिंपली आपसे ना टॉपिक जो है वो आपका चेंज कर देगा, क्वेश्चन को चेंज कर देगा, क्योंकि उसके पास 8 क्वेश्चन होते हैं तो एक वो रिप्लेस भी कर सकता है। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना दें, आपने हर क्वेश्चन का आंसर देना है, चाहे आपको उससे रिलेटेड नॉलेज हो या नहीं। अगर नहीं देंगे उसको तो आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे। अच्छा, सेकंड आपने क्या करना, टेल एग्जामिनर दैट यू डोंट नो अबाउट द टॉपिक। ठीक है, अब आपको आंसर तो आप क्वेश्चन तो आपको अंडरस्टैंड हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप इस मौके पर क्या कह सकते हो। तो आपने बोला टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर थिंक अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब आप जो भी बोलोगे एग्जामिनर को पता है, वो अब आपका हाइपोथेसिस होगा। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट इट। ठीक है, इस तरह पूछ के आप उसको बता सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। प्रेजेंट योर हाइपोथेसिस, तो अपना हाइपोथेसिस आप कैसे प्रेजेंट करना है। इफ आई एवर गेट अ चांस आई वुड, फिर आप बोल दें कि अगर मुझे ट्रिप पे जाने का मौका मिला तो मैं ये कंट्री सिलेक्ट करूंगी। आंसर विद फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है, चाहे आपको उससे रिलेटेड नॉलेज हो या ना हो। ठीक है, आपने लिख देना है। आपने बस इंग्लिश, आपकी इंग्लिश का देखें टेस्ट है ना, आपकी नॉलेज का टेस्ट ये नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बोल के ना आपने इसको आंसर करना है, और कोशिश करें कि खामोश भी ना हो, क्योंकि आपकी वहाँ पे जो खामोशी है वो भी एज अ नेगेटिव मार्किंग सिलेक्ट की जाती है। अच्छा, यहाँ पर अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। शायद ये क्वेश्चन का आपने आंसर दिया होगा, लेकिन मतलब जैसे एक बंदा है, उसके पास अच्छी वोकेबलरी है, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहा है, लेकिन उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब है, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये सिर्फ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, वो टोटली जो है इसका हिस्सा है, आइल्स में मैटर करता है। तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपको इम्प्रूव करना होगा। मैंने थोड़ी देर पहले जैसे आपको वो दिखाई थी ना, कि जी मैंने जी। आंसर को लिखा हुआ था, आपने फिर क्या करना है, लिख के उन आंसर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप इसके लिए कोई बुक भी यूज कर सकते हैं, मकर आइल्स की बुक मौजूद है, और
पाकिस्तानी भी एक असद याकूब है, उनकी बुक जो है वो अवेलेबल है, आपको स्लैब पे भी मिल जाएगी चैनल। एंड आई अप्रिशिएट यू कि मैंने बेशक चाहे एक बात एक्सप्लेन कर दी है, आप फिर भी आप ने पूछे, तो आई अप्रिशिएट यू कि आपको जब कोई भी बात थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। थैंक यू अच्छा मिस। मैम, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा था व्हेन आई वाज स्पीकिंग के मेरे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर थे, जब मैंने उसको रिकॉर्ड करके जब उसको टाइप करा और जब उसको देखा मैंने, तो वो क्लियर नहीं थे। तो सर आप ये भी चीज़ कर सकते हैं कि जब सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है कि आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दें कि मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर मुझे अपने इम्प्रूव करने हैं फॉर आइल्स। तो वो जो है ना आपको बहुत से जो है ना यानी कि आपको टेक्स्ट देना स्टार्ट कर देगा। वन बाय वन के लिए प्रॉम्प्ट दें, उनको सॉल्व करें। तो उसके अंदर आपका कैसे आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं, किस तरह से आपने जो है वो कनेक्टर्स यूज करने हैं, कैसे कॉमास को यूज करते हैं अगर हम राइटिंग की बात करें तो क्योंकि वो लिख के मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, उससे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। तो आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक यू। मिस एक बात अगर टाइम है तो ऐड करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मिस जैसे मैं पिछले तकरीबन 1-2 साल से मतलब घर पे खुद ही प्रैक्टिस करता हूँ और डेली जैसे अखबार होता है रीडिंग, तो उसमें से वोकेबलरी निकाल के मतलब मेरे पास इतनी ज़्यादा वोकेबलरी हो गई, लेकिन मेरे पास स्पीकिंग के लिए कोई बंदा नहीं है। तो इसी वजह से मेरा इस सेंटेंस स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि मतलब मैं आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि शायद ये सब चीज़ें रीडिंग में भी मेरा अच्छा रहेगा, लेकिन लास्ट में वही जिसमें स्पीकिंग होगी तो फेस टू फेस इसमें मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें कोई पॉसिबल जैसे चैट जीपीटी से ही कर सकते हैं या इसके अलावा कुछ हल है? मैं जी इसमें सर। ऐड कर सकता हूँ मैम कुछ? या श्योर, आई अप्रिशिएट। सर इसके लिए बेस्ट वे ये है, मुझे भी स्टार्टिंग में यही इशू आ रहा था और आई कोड गुरु से पहले ही। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप डिस्कॉर्ड पे जाएं। डिस्कॉर्ड पे जाके वहाँ पे इंटरनेशनल जो है ना चैनल्स होते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल लोग होते हैं। जब आप एक दफ़ा उनसे स्पीकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता विद इन 1 वीक के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं उनके साथ मतलब कि खुली बात कर रहा था बिना रुके। तो वहाँ पे ये इशू आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कौन सी साइड आपने बताई? डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन है। जी, जी। डिस्को। जी हाँ, डिस्कॉर्ड। और आप जाएंगे वहाँ पे, गूगल में वहाँ पे जाके टाइप करें कि इंटरनेशनल इंग्लिश स्पीकिंग चैनल फॉर डिस्कॉर्ड। तो वो बहुत सारे लिंक आपको दे देंगे, तो वहाँ से आप लिंक के थ्रू वो चैनल ज्वाइन कर लें। और उसके बाद जो है वहाँ पे आप जाके, वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के लोग होते हैं, उनसे जाके जो है ना स्पीकिंग करें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इरफान, आपका अभी बेसिक जो बैंड है वो क्या है? जी जी, थैंक यू। आपका अभी का, इरफान आपका अभी बैंड क्या है स्पीकिंग में? स्पीकिंग की मतलब एक तो मैंने यानी कोई एक स्पीकिंग के मतलब इंटरमीडिएट है, इतनी कोई एडवांस नहीं है, लेकिन बस मेरे पास वोकेबलरी ये सारी बहुत स्ट्रांग हो गई। तो मैं डेली अखबार वगैरह ये न्यूज़पेपर डॉन फॉलो करता हूँ, तो इस वजह से वोकेबलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे जो स्पीकिंग है इसमें मसला आ रहा है, तो मैं इसमें। अच्छा इरफान, अभी ना 5 PM पर अभी एक आपके पास टाइम होता है, एक और सेशन होने वाला है स्पीकिंग का, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा आई कोड गुरु का एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहाँ पर भी स्पीकिंग के लिए आपको कोई पार्टनर मिल जाएगा। आप कोशिश करें कि डेली बेसिस पर ना ग्रुप में ज्वाइन करें और एक्टिव रहें और स्पीकिंग करें। एंड पहले आपका देखें कि आपका बेस जो है वो लेवल क्या है। आइट्स के जो बैंड होते हैं ना वो 9 होते हैं, 9 में से आपका क्या बेस लेवल है। और उसके बाद फिर चैट जीपीटी को बोले मेरा करंट जो बैंड है, सपोज करें आपका करंट बैंड अभी 6 है या 7 है, तो चैट जीपीटी को बोले मुझे अब मेरा बैंड 6 है तो अभी मुझे 7 के आंसर दो। ठीक है, तो वो आपको इजी इजी आंसर प्रोवाइड करेगा, करेक्ट वर्जन बना